नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जस्ट हिंदी में। मैं हूं गीता आपके साथ और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। आज के समय में एक अजीबोगरीब मामला सामने आने लगा है। हिंसा का एक नया रूप देखने को मिलने लगा है। जिस तरीके से भीड़ किसी मामले को बिना संज्ञान में लिए किसी को मौत के घाट उतार देती है, ये सर्वथा अनुचित ही कहलाया जाएगा। इससे लोकतंत्र पर एक गहरा प्रभाव जरूर पड़ रहा है, क्योंकि भारत में ऐसे मामलों के लिए जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की एक बड़ी व्यवस्था है। बड़ी बात तो यह है कि भीड़ तंत्र में शामिल आरोपियों को सजा किस प्रकार दी जाए, क्योंकि इसमें निर्दोष लोग शिकार हो रहे हैं निरंतर। इस लोकतंत्र में भीड़ तंत्र खुद को कानून समझने लगी है। ये आज सबसे बड़ी चिंता का विषय देश के लिए बना हुआ है। कृत्यों को उचित बताकर अपने आप को वो बचा लेती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इस भीड़ तंत्र को लेकर कहा है कि इसके लिए देश में कोई जगह नहीं है। कोई भी नागरिक अपने आप में कानून कभी बन नहीं सकता। लोकतंत्र में भीड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त आदेश दिया है कि वो संविधान के मुताबिक ही काम करे। भय और अराजकता के मामले में राज्य को पॉजिटिव काम करना पड़ता है। हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हाल फिलहाल के दिनों में उन्मादी भीड़ द्वारा एक के बाद एक कई इंसानों की जान ले ली गई, और ये एक ऐसा तंत्र है जिसकी ना तो कोई आइडियोलॉजी है और ना ही कोई सरोकार। वो कहीं भी किसी भी बात पर आक्रामक हो जाती है, और जिस किसी से भी इसको नफरत या घृणा होती है उसे वक्त सजा देने का फैसला भी कर देती है। इन घटनाओं में बढ़ोतरी होने की वजह लोगों के मन में बसा हुआ आप एक गुस्सा कह सकते हैं। वो गुस्सा किस बात पर है ये मायने नहीं रखता। लोग गुस्से में हैं, नाराज हैं, हताश हैं, लेकिन उन्हें खुद पता नहीं कि ऐसा आखिर है क्यों। इसे ही कानून व्यवस्था की समस्या के तौर पर नहीं, बल्कि समाज में बनी इन विसंगतियों के समाधान द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। आज इन सब बातों पर आज ये बातें क्यों हो रही हैं इस मंच पर? ये दरअसल जो एग्जाम्पल इन चीज़ों का दे रहे हैं वो सीधे तौर पर हाल ही में घटी घटना, यानी कि यूपी के लखीमपुर खीरी में जो वायलेंस हुई है उसके साथ जुड़ा हुआ है। वहां पर भी एक हम कह सकते हैं कि उन्मादी भीड़ ही थी, और जिसकी वजह से 9 लोगों की जान चली जाती है। इसी के साथ ये जो एक बड़ा पहलू जो है वो जुड़ा हुआ है, जिस पर आज हमने बात की है कि ये जो गुस्सा है, ये जो नफरत है, ये क्यों है, ये किस वजह से है, ये कोई नहीं जानता है, लेकिन फिर भी वो देखने को लगातार मिल रहा है इस भीड़ तंत्र में, और डेफिनेटली ये देश के लोकतंत्र पर आज ज्यादा हावी होता हुआ नजर आता है। एक दूसरा पहलू जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसका जिक्र मैंने अभी भी किया, वो सीधे तौर पर राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। अब राजनीति से वो क्यों, किस वजह से जुड़ा हुआ है? क्या हम कहें कि भीड़ तंत्र आज ही जो हमें देखने को मिलती है, जिसमें हिंसा भी होती है, कई मासूम लोगों की जानें भी चली जाती हैं, जैसा अभी फिलहाल लखीमपुर खीरी वायलेंस में हमें देखने को मिला है। 4 किसानों के साथ 4 राजनीति से ही जुड़े हुए लोगों का गुस्सा जो देखने को मिला, लेकिन उसके बाद उनकी भी जान गई है, एक पत्रकार की जान चली जाती है। क्या हम कहें कि क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा इसके साथ जुड़ा हुआ था, डेफिनेटली इसका जिस पहलू की हम आज बात कर रहे हैं वो एक राजनीति ही है, और अगर वाकई ऐसा है तो फिर हम क्या कहें। ये जो उन्मादी भीड़ आज हमें हर वक्त कहीं ना कहीं दिखाई देती है, जिसकी वजह से इतनी जानें चली जाती हैं, उन सबके पीछे एक बड़ा रीजन है क्या? इस भीड़ तंत्र का ही एक सबसे बड़ा रीजन क्या है? आज स्ट्रेट टॉक में चर्चा इसी बात की होगी। आइए करते हैं शुरुआत आज के स्ट्रेट टॉक की। मानव एक सामाजिक प्राणी है, और समूह में रहना हमेशा से ही मानव की एक प्रमुख विशेषता भी रही है, जो उसे सुरक्षा का एक एहसास भी कराती है। लेकिन आज जिस तरीके से ग्रुप एक उन्मादी भीड़ में तब्दील हो जाते हैं, और उससे हमारे ही भीतर सुरक्षा कम बल्कि डर की भावना ज्यादा बैठती जा रही है, क्योंकि भीड़ अपने लिए एक अलग किस्म के तंत्र का निर्माण लगातार कर रही है, जिसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम भीड़ तंत्र कह सकते हैं। भीड़ के हाथों लगातार हो रही हत्याएं देश में चिंता का एक विषय बनता जा रहा है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति हिंसक भीड़ का शिकार हो रहा है। लखीमपुर खीरी वायलेंस में भी हमने कुछ ऐसा ही देखा।
आइए सीधा सवालों पर नजर डालेंगे और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स भी जरा इन सवालों पर आज नजर दौड़ाएं और उसके बाद अपनी राय इस पर जरूर रखें। लोकतंत्र पर भारी भीड़ तंत्र, भारत का लोकतंत्र, क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे अब भीड़ तंत्र यानी कि एक मॉब सिस्टम की ओर ज्यादा अग्रसर हो रहा है? ये किसी भी देश के लिए कितना घातक है और इसका सलूशन किस तरीके से किया जा सकता है? अदालतें हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन इन सब के अलावा भी इसे किस तरीके से खत्म किया जा सकता है? यदि आपको लगता है कि भारत का लोकतंत्र धीरे धीरे भीड़ तंत्र बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, यदि आपका इसमें जो जवाब है हाँ है, सो इस भीड़ तंत्र की आज सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? क्या वजह है इसकी सबसे बड़ी? कौन है वो लोग जो किसान आंदोलन की आड़ में आज अपना एजेंडा ढूंढ रहे हैं? प्रति हिंसा में मारे गए लोगों की मौत का जिम्मेदार आज कौन कहलाएगा? कल भी हमने इस विषय पर बात की थी और लगातार लखीमपुर खीरी वायलेंस में हमने पॉलिटिक्स जिस तरीके से इस पर हावी हुई वो हमने कल उस पर बात की थी, क्योंकि हमने देखा कि तमाम आज विपक्ष से जुड़े नेता किसी भी तरीके से उस साइड पर जाना चाहते हैं, लखीमपुर हिंसा जहां पर हुई है उस जगह जाना चाहते हैं। लेकिन क्यों जाना चाहते हैं? शायद लोगों को एक सिंपैथी देना, जो लोग मरे हैं उनके परिवार वालों को सिंपैथी देना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन हम देखते हैं, लोग भी अच्छे से समझते हैं कि एक बड़ी राजनीति जो है वो आज इस पर हावी होती हुई नजर आती है। सो एक तरफ तो बवाल, लेकिन दूसरी तरफ सियासत में भी एक उबाल अभी तक बिल्कुल भी थमा नहीं है। जैसे कि प्रियंका गांधी, उन्हें कस्टडी में, उन्हें हिरासत में लिया गया था और जिस गेस्ट हाउस पर वहां पर रुकी थी उससे भी जुड़ी कई वायरल वीडियोस जो है वो निकलकर सामने आई और अब हम देखते हैं कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। और आज हम देखते हैं कि 6 तारीख को राहुल गांधी भी जो है वो लखीमपुर खीरी जाएंगे और इससे पहले भी तमाम जो नेता हैं उन्होंने भी लखीमपुर खीरी का रुख करना चाहा, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। तमाम ऐसे बड़े नेता और जहां जहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था वहां पर भी एक अलग ही सियासत जो है वो देखने को मिलती है। तो ये जो अभी उबाल सियासत में देखने को मिला है वो अभी तक ठंडा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए दुख बांटने की कौन कहे, गैर बीजेपी शासित प्रदेशों के नेताओं ने तो फौरन इस पर राजनीति जो शुरू की है वो अब तक खत्म नहीं हुई है। सो दिल्ली ही नहीं, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये यहाँ से सब नेता जो हैं वो लखीमपुर के लिए निकल ही पड़े। सो जहां तक मारे गए, प्रति हिंसा में मारे गए लोग हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? क्या हम कहें कि राजनीति में ही जो फिलहाल एक सबसे बड़ी एक शत्रुता तो नहीं कहेंगे, एक कहें जो एक कंपटीशन आजकल चल रहा है और जब भी ऐसी कोई अभी फिलहाल किसान आंदोलन जिस तरीके से अब धार पकड़ता हुआ नजर आता है, सो उसके बीचों बीच ही इस पूरे के पूरे किसान आंदोलन को एक पॉलिटिकल एजेंडा लगातार करार दिया जा रहा है। सो कौन ऐसे लोग हैं जो इस भीड़ में हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें बार बार ये कहा जाता है कि ये किसान है जिन्होंने हिंसा क्रिएट की, लेकिन क्या वाकई ही ऐसा है? नहीं है ऐसा। कौन है ऐसे लोग जो इस भीड़ में शामिल होकर इस किसान आंदोलन को भी एक गलत रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, उसे एक अलग शेप देने की कोशिश कर रहे हैं? सो मारे गए अभी फिलहाल जो लोग हैं उसकी मौत का जिम्मेदार कौन कहलाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल जिस पर हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स भी इस पर अपनी राय जरूर रखें कि उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट जो आया यूपी को लेकर, और उन्होंने कहा कि यूपी अब एक नया जम्मू कश्मीर कहलाएगा। अब क्या लगता है आपको कि उनके मुंह से निकली हुई ये जो स्टेटमेंट है अनायास ही निकली है या वाकई ही ऐसा है? डू कॉल अस, शेयर योर ओपिनियन विद अस। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लोकतंत्र पर भारी पड़ते भीड़ तंत्र की बात आज जैसा कि जिक्र मैंने पहले भी किया कि दुख बांटने की कौन कहे, गैर बीजेपी शासित प्रदेशों के नेताओं ने फौरन राजनीति भी इस पर शुरू की और दिल्ली ही नहीं, छत्तीसगढ़, पंजाब, यहां से भी निकलकर लखीमपुर के लिए ये नेता निकलते पड़े। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी के विरोध में बने माहौल को लपकने के लिए कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है अब तक। सो पुलिस के रोकने पर नोकझोंक के वीडियो काफी वायरल हुए हैं। प्रियंका गांधी जो अब गिरफ्तार हुई हैं उनके विरोध में भी
उनके विरोध के तौर पर उन्होंने अपने गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाया। आपके संजय सिंह रोके गए, अखिलेश यादव को लखीमपुर जाने नहीं दिया गया, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जिनको जाने नहीं दिया गया तो एयरपोर्ट पर वो फ्लोर पर नीचे ही बैठ गए। शिवपाल यादव घर पे नजरबंद किए गए तो दीवार फांद कर भाग निकले, बाद में उन्हें हिरासत में लिया गया। फिर गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी, उनके सपोर्टर्स ने भी टोल प्लाजा बैरियर तोड़ डाले। चौधरी दौड़ते हुए अपनी गाड़ी में सवार हुए और लखीमपुर खीरी के लिए वो निकल पड़े। नेताओं की फुर्ती बताती है कि चुनावों से पहले विपक्ष इस मामले को भुनाना चाहती है, तो दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लखनऊ में पल पल का अपडेट ले रहे थे। सो हिंसक विरोध के बाद मामले को संभालने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर जो थी, सो उन्होंने कुछ ही घंटों के भीतर इस तरीके से हालातों को संभाला कि विपक्ष की सारी सियासत धरी की धरी रह गई। सो जो माहौल सुबह से गरमाया हुआ था, दोपहर 1 बजते बजते वो जैसे हवा हो गया। सो हम देखते हैं कि लखीमपुर खीरी किसान आंदोलन का एक नया हॉटस्पॉट बना है और यूपी और अन्य राज्यों की 9 बड़ी सियासी पार्टियों के 18 बड़े नेता लखीमपुर पहुंचना चाहते थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली पहुंचे, लेकिन एयरपोर्ट पर उन्हें रोका गया। यूपी की रणनीति वो शायद यहीं से बनाना चाहते होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्होंने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए यूपी सरकार को एक लेटर तक लिख डाला। फिर लखीमपुर जाने के लिए निकले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, उनको हिरासत में लिया गया। प्रियंका गांधी जिन्हें अब गिरफ्तार किया गया है। अभी तक किसान आंदोलन यूपी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर तक हम देखते हैं कि वो सीमित था, लेकिन बीते रविवार को हुई लखीमपुर की हिंसा के बाद किसान आंदोलन की आंच सेंट्रल यूपी और पूर्वांचल तक पहुंचने लग गई थी। विपक्षी दलों के नेताओं की सियासी मोर्चेबंदी, इस पर कौन से नेता ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया, जरा उस पर भी अगर नजर डालते हैं तो सबसे पहले बात पंजाब के नए नवेले सीएम की करेंगे, जिन्होंने कहा कि मैं शोक संतप्त किसानों के परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए इस दुख की घड़ी में अपने भाइयों बहनों के साथ रहने के लिए लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होना चाहता हूं। मैंने यूपी सरकार से हेलीकॉप्टर को साइड पर उतारने की अनुमति भी मांगी। भूपेश बघेल, जिन्होंने कहा कि लखीमपुर में जिस प्रकार किसानों को रौंदा गया, ये उनकी मानसिकता है कि वो बताते हैं कि हमारा विरोध करोगे तो हम इसी प्रकार से आपको कुचलेंगे। ये मानसिकता पूरे देश के लिए खतरनाक है, इससे पूरा देश आंदोलित हुआ है। हार्दिक पटेल, उन्होंने कहा कि किसानों की हत्या की गई है और आज प्रियंका गांधी को बिना किसी वारंट के अरेस्ट भी किया गया। सो अब यूपी की जनता को ही तय करना है कि अगले चुनावों में भाजपा को सत्ता से उतारना है या नहीं। रामगोपाल यादव, जिन्होंने कहा कि देश की विपक्षी पार्टियों के नेता वहां जाकर मरे किसानों के परिवारों से मिलकर उनको सांत्वना देना और वास्तविक स्थिति जनता को बताना चाहती है। वहां जो भी घटा वो राज्य सरकार लोगों तक पहुंचने नहीं देना चाहती। पंजाब के ही नेता सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार राजनीतिक मजबूरियों से उठकर दोषियों के खिलाफ धारा 302 के तहत कार्रवाई करे। हम लखीमपुर खीरी में प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे, जिसकी रिपोर्ट हम लेंगे। केंद्र सरकार किसानों की भावनाएं आज नहीं समझ रही हैं। और ऐसे में ममता बनर्जी और ओवैसी, असुद्दीन ओवैसी की भी बात करेंगे। उन्होंने भी इस पूरे के पूरे घटना पर अपना जो रिएक्शन दिया, उस पर भी नजर डालते हैं। आइए सुनते हैं उन्हें। दिस इज वेरी बैड इंसिडेंट एंड वेरी सैड इंसिडेंट। हमको इसको कंडेम करने का भाषा नहीं है, लेकिन हर तरह ऐसे ही चल रहा है चुनाव। चाहे त्रिपुरा में जाओ 144, चाहे असम में जाओ 144, चाहे यूपी में गोली करके मारो, एक्सीडेंट करके मारो, ये कोई ह्यूमन कोई बात नहीं होता है। मानविकता ऐसे नहीं होता है, ये तो मानविकता का सर्वनाश कर दिया है, अमानविक है। इसी के लिए हम लोग कंडेम करते हैं। हम लोग परिवार के साथ में है, हमारा टीम किया। अगर उसको मिलने भी नहीं देंगे तो हम आने वाला दिन हम जरूर मिलेंगे। The farmers are brutally butchered and they have been killed and so many persons are injured also. And because they don't believe the democracy and they don't believe that people should come to see their family members, that's why they started 144. Everywhere, any BJP state, you will see only 144. Nothing is there. They want to stop the democracy. Only the autocracy is going on. We condemn this. इस्तीफा कौन देंगे जो खुद ऐसा काम पे रामराज कहते हैं? थोड़ा ही रामराज है, ये तो एक किलिंग राज है। पूरा लोगों को मारता है और उसके बाद में 144 करते हैं। ये बात जाहिर होती है कि सरकार, योगी सरकार और मोदी सरकार ये समझती है कि किसी की जान लेने से
पैसे देने से इंसाफ हो जाएगा। ये जो पूरा वाक़या हुआ है, ये पूरा प्री प्लान तरीके से हुआ है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही यूनियन मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में इसका इशारा दिया और कहा कि 2 मिनट लगेंगे हमको, और वैसा ही हुआ। उनके बेटे की मौजूदगी में पूरा कॉन्वॉय ने गया और कई लोगों को रोन दिया गया। ये तो बर्बरियत है, इंसानियत नहीं है। ये भाई किसानों का एहतजाज चल रहा है, पिछले करीब 1 साल हो गए, 200 से ज़्यादा किसानों की मौत भी हो चुकी है, मगर इस तरह से उनको गोली मारना, उन पर गाड़ी चढ़ा देना, जो एक पीसफुल पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इससे जाहिर होता है कि एक इनकी क्रिमिनल मेंटालिटी है, और इसके लिए ज़िम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है, क्योंकि उन्होंने जब से पॉलिसी को अपनाया कि ठोक देंगे, तो ठोक देने का नतीजा यही रहा है कि अब उन्हीं के पार्टी के लोग इस तरह की हरकत करते हैं, और ये तो इंसानियत नहीं है, तो हैवानियत नज़र आ रही वहाँ पर। बात चाहे जो भी हो, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि बीफ मामले पर अखलाक की जो हत्या हुई, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का इस पर गंभीर तरीके से अपना फैसला देना और भीड़ तंत्र को रोकने के लिए जिस तरीके की बातें कहेगी, तो उसके बाद ही हम देखते हैं कि देश के लोकतंत्र में धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये भीड़ तंत्र, ये जो ग्रुप है जिसे भीड़ तंत्र आप कह सकते हैं, ये बढ़ता हुआ नजर आता है। और डेफिनेटली ये देश के लिए एक चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि ये भीड़ तंत्र लाखों मासूम लोगों की जान आने वाले वक्त में ले सकता है, अभी ले भी चुका है। सो ये देश के लिए घातक जरूर है। देश का हर व्यक्ति ही किसी ना किसी बात पर आज गुस्सा है, और अपना गुस्सा वो इस तरह निकालने लगा जैसा भीड़ तंत्र में हम अक्सर देखते हैं। तो लोकतंत्र को भीड़ तंत्र का नाम तो देना बनता ही है। सो इस बात से आज इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ किसान आंदोलन अब किसानों से भी ज्यादा देश के विपक्षी दलों और देश विरोधी तत्वों के हाथ में क्या कहें जा चुका है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस किसान आंदोलन की आड़ में ही कुछ लोग ऐसे छुपे हुए हैं जो लगातार इस बात पर फोकस करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इसे पॉलिटिकल एजेंडा करार दिया जाए। किसानों के तकरीबन हर कार्यक्रम में हम देखते हैं कि एक ना एक ऐसी घटना तो सामने आ ही जाती है जो इसे कलंकित करने के लिए काफी है। 26 जनवरी को हालांकि ये शुरू हुआ था और उसके बाद ये निरंतर अब बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे में जब भी इस किसानी कोशिश के माध्यम से कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम बनता है, जैसे महापंचायतें हो या फिर भारत बंद की लेकर बात की गई हो, चक्का जाम करने की बात कही गई हो, तो उसमें भी जैसे ही तारीखें सामने आती है तो ये डर लगने लगता है कि कहीं कुछ अब गलत हो ना जाए। शांतिपूर्वक जब चीजें खत्म होती हैं तो दिल को ठंडक भी पहुंचती है, लेकिन ये एकाएक ऐसी घटना का सामने आना और वो भी किसान आंदोलन से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। सो एक बार फिर से कलंकित करने की जो कोशिश है वो की गई है। किसान आंदोलन में अब तक हम देखते हैं कि हत्या भी हुई, बलात्कार जैसी घटनाएं तक घटित हो चुकी हैं। वैसे राकेश टिकैत के अनुसार भाजपा विधायक को पत्रकारों से बदतमीजी करने वाले, भाजपा नेताओं की गाड़ियों पर लाठी डंडा बरसाने वाले और लोगों की पीट पीट कर मार डालने वाले ये किसान नहीं हो सकते हैं, जैसा कि वो कहते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सीधी सी बात है कि किसान अपना गुस्सा अगर दिखाना चाहते हैं, लेकिन गुस्सा दिखाने का जो तरीका अभी फिलहाल जो सामने आता है वो पूर्णतः क्या उसे गलत करार दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसा लगातार सोशल प्लेटफॉर्म पर भी ये चीजें होती हैं कि एक शांतिपूर्वक देश में जब इस तरीके का आयोजन किसानी आंदोलन के तहत किया जाता है, सो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जब घटती हैं, सो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा गलत एंगल उसके बीचों बीच छुपा हुआ है जो इसे एक अलग शेप देने की कोशिश करता है। सो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये लोग हैं कौन इस भीड़ में जो किसान आंदोलन की आड़ में आज अपना एजेंडा पूरा करने में जुटे हुए हैं। लखीमपुर खीरी उस वायलेंस में भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला है। सवाल ये भी है कि भले ही इस पूरी की पूरी वायलेंस के बाद मामले को ठंडा करने के लिए राकेश टिकैत आगे आए हों, लेकिन राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा किसानों और उपद्रवियों में अंतर आज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब क्या हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। देश को आज अस्थिर करने वाली जो ताकतें हैं, जो शरारती तत्व हैं और राजनीति के कॉकटेल ने कहीं ना कहीं
ऐसे लोगों के सामने शाहीन बाग का स्थापित मॉडल रख दिया है। जो तमाम लोग शाहीन बाग में भी जनता से ये कहते दिखाई दे रहे थे कि सीएए के जरिए भाजपा देश के माइनॉरिटीज जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी नागरिकता छीन लेगी, वहीं लोग किसान आंदोलन में भी आज हमें नजर आते हैं। जब भी कोई किसानी कोशिश ऐसी नजर आती है तो उसमें भी ऐसे लोग नजर आ जाते हैं जो लोग कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे किसान आंदोलन को एक अलग रूप में पेश करने की कोशिश करने लगते हैं। जो लोग SC/ST एक्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ ये प्रचार करने में जुट गए कि SC/ST एक्ट को खत्म किया जा रहा है, सो वही लोग किसान आंदोलन में भी किसानों से कहते दिखते हैं कि उनकी जमीनें छीन ली गई हैं, छीनी जा रही हैं। सो हमें ये पता होना चाहिए कि सीए के खिलाफ भड़के दिल्ली दंगों में भी 53 लोगों की जान गई, यूपी में 23 लोगों की मौत हुई, SC/ST एक्ट में हुए जो बदलावों के विरोध में भड़की हिंसा थी उसमें भी 9 लोगों की मौत हुई, और किसान आंदोलन में भड़की हिंसा का जो आंकड़ा है उस पर भी हम देखते हैं कि अभी तक 9 लोगों की मौत इसी तरीके से बेवजह हुई। आखिर इन सबके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? और अगर राजनीति इसका सबसे बड़ा एक कारण है और अगर राजनीति ही ऐसी चलती रही तो निश्चित तौर पर ये जो संख्या है 9 से और ज्यादा आगे बढ़ेगी, और इन सभी घटनाओं में हुई मौतों की जिम्मेदार शायद राजनीति ही होगी, क्योंकि इन तमाम आंदोलनों को विपक्षी दलों ने दिल खोलकर अभी तक समर्थन दिया है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा संविधान और कानून की भाषा में एक जांच का विषय तो जरूर है, हालांकि कानून को तय करना है, लेकिन जहां तक बात आज भीड़ तंत्र की है, भीड़ तंत्र की भाषा में तो न्याय किया जा चुका है। प्रति हिंसा में मारे गए लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कहलाएगा कौन? देखिए, लोकतांत्रिक देश में इस प्रति हिंसा के लिए आज अजय मिश्रा, टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को दोषी क्या ठहराया जा सकता है? अब जरूरी था कि ऐसी घटना के बाद इन लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाता, जैसे किसानों को कुचलते हुए कार का वीडियो भी बनाया गया है जो आज काफी वायरल हुआ है। उसी प्रकार वीडियो बनाकर अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा के खिलाफ भी साक्ष्य जुटाए जा सकते थे, लेकिन किसानों ने देखिए अभी फिलहाल जो उस वक्त एक तस्वीर बनती हुई नजर आई है वो सिर्फ और सिर्फ एक भीड़ तंत्र ही कही जा सकती है। और हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि भीड़ तंत्र में जो कुछ भी हुआ, उस भीड़ में जो कुछ भी हुआ, सीधे तौर पर किसानों का जो गुस्सा था इतना चरम पर था कि उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया। लगातार ये बातें राजनीति के भी कुछ धुरंधर आज सामने आए हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? ये जो वीडियोस वायरल इतने होते हैं वो सिर्फ कुछ चीजों पर ही क्यों फोकस करते हैं? क्यों असल तस्वीर को आज सामने नहीं लाया जाता है? और कौन लोग हैं जो इस असल तस्वीर को एक्चुअल में सामने आने देना नहीं चाहते हैं? क्या सबसे बड़ी वजह इसे पॉलिटिक्स ही कहेंगे? क्या यदि आप इससे अग्री हैं तो अपने व्यूज हमारे साथ जरूर आप शेयर कर सकते हैं, हमें कॉल कर इस मंच का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जो लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। एक लोकतांत्रिक देश में हावी होती भीड़ तंत्र की बात लगातार आज हम कर रहे हैं। एक लोकतांत्रिक देश में सभी का अधिकार तो होता है, लेकिन इस पर होती जो राजनीति है उसने, क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन का एक चेहरा बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की है? फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार जी। देखिए, लोकतंत्र में हमेशा हमारे आगे एक उद्देश्य होता है, एक हमारा नेता होता है, लेकिन भीड़ तंत्र में सिर्फ एक नारा होता है और भीड़ को बता दिया जाता है कि इस दिशा में चलना है, तो सारे भेड़ की तरह उसी दिशा में चल पड़ते हैं। गीत जी, भारत के किसान, मैं पिछले में इसे ये मैं डिफाइन कर दूं, मेरा कहने का मतलब जो है भारत के किसान, ये मैं सिर्फ पिछले 1 साल नवंबर से लेके अब तक ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है मैं उसके बारे में कहूंगा। 1 साल से किसानों का आंदोलन जो है अभी कल तक भी, ये लखीमपुर खेड़ी को मिला के भी ये एक लोकतांत्रिक तरीके से ही चला है। जब किसान दिल्ली के 3 बॉर्डर पर 300 थे, फिर 3000 हुए, फिर 30,000 हुए, तब तो दंगे ना हुए। क्यों? वो लोकतांत्रिक प्रथा थी
उनके एक नेता थे, उनकी एक उनको दिशा देने वाले उनके अपने एक जो है एक मार्गदर्शक थे वहां पे। उस वक्त तक तो कोई दंगा ना हुआ, वो भीड़ नहीं थी। लेकिन एकदम से लखीमपुर में ये जो आके आज हरकत हुई है, ये देखिए आज हमें सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि किसान जो है इन्होंने मॉब लिंचिंग की, क्या इन्होंने भीड़ तांत्रिक काम किया है कि ये लोकतांत्रिक प्रथा छोड़ बैठे हैं? नहीं गीत जी, यहाँ पे किसान जो थे वो अपने गांव के निवासी थे, वहां पर उनकी जमीनें थी, वहां पर उनका होना ही सही था, वो अपनी ही जगह पे थे। जो लोग कारों और जीपों में आए वो बाहर से आए, उनका वहां आने का क्या मतलब था? दे वर द ट्रबल मेकर्स, जिसको कहते हैं तेल में आग लगाना, माचिस लगाने का काम ये उन्होंने किया है, जो बाहर से कारों और जीपों में आए थे। वो वहां रहते नहीं थे और उनको अच्छी तरह पता था कि किसान वहां पे उस दिन अपने एक वार्षिक दंगल के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, ये उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम था। उसमें गीत जी आके मिट्टी डालना, उसमें आके इस तरह की हिंसा का शुरुआत करना, ये एक सोची समझी साजिश थी। इसके लिए किसान प्रिपेयर्ड नहीं थे। दूसरी बात कीजिए, सवाल आ रहा है कि किसानों में ये हिंसा आई तो आई क्यों? बीजेपी वाले बोलेंगे कि देखो जी हमारे भी इन्होंने 3 बंदे मार दिए, हमारे भी इन्होंने 4 बंदे मार दिए किसानों ने। सवाल ये है कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि किसान आपके बंदे मरे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसानों ने ही मारे हैं। गीत जी, ये यूपी वालों ने वही मॉडल सीखा है जो हरियाणा में हो रहा है पिछले 1 साल से। जब अमृतसर से किसान चले थे दिल्ली के लिए पहली दफा, तो आपको याद होगा शंभू बॉर्डर पे उनको इसी तरह डंडों से और पानी की बौछारों से मारा गया था। जब वो निकल के मूर्थल से आगे दिल्ली की तरफ चले, तब भी उनके साथ यही व्यवहार हुआ। आगे गीत जी, उनके आगे सड़क में खड्डे खोद दिए गए थे ताकि वो दिल्ली जा ही ना सके, उनके ट्रैक्टर पार ही ना कर सके। तो हिंसा मेरे को बताए कोई कि किसान जो थे मेरे अमृतसर से, जलंधर, कपूरथला, करतारपुर से, वहां से चले गीत जी 5000 किसान। रास्ते में किसी की 5 पैसे की भी इन्होंने प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया, लेकिन रास्ते में 5 जगह मार पड़ी इनको। देखिए, लोकतांत्रिक मानसिकता किसानों की थी, लेकिन इनके आगे इनके साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया वो था जिसको आप भीड़ तांत्रिक प्रथा कह सकते हैं। हरियाणा ने पिछले महीने तक भी उसी तरह ही किसानों के साथ किया जो पहले करते आए थे। ये यूपी ने पहली दफा, पुलिस ने, यूपी वालों ने ये पहली दफा करके दिखाया। जैसे हरियाणा में हुआ है तो चलो हम भी वैसे ही करके इनको क्रश करके दिखा देते हैं और हमें ऊपर से वाहवाही मिलेगी। क्यों ऊपर से वाहवाही की आप मेरे को पूछेंगे क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि गीची इलेक्शन आ रहा है, अब इलेक्शन आ रहा है 3 महीने में, इसके बाद वो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। उससे पहले इन्होंने अपने ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं यूपी में, और सरकार को अच्छी तरह पता है कि यूपी में ज्यादा वोट जो है 70% वो ग्रामीण वोट है, और ग्रामीण वोट में हाँ जी ठीक है सर, हरियाणा के साथ इसको हम कंपेयर करें, लेकिन डिफरेंस तो ये हो गया ना कि यहाँ पर तो हत्याएं हुई हैं, तो हत्याओं से तो सर ब्राउनी पॉइंट्स तो नहीं किए जा सकते हैं। बात तो सर वही है ना कि भीड़ तंत्र तो कुछ भी हो, हम ये नहीं कह रहे कि किसानों ने उस भीड़ तंत्र को जो है वो इस वायलेंस में जन्म दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। भीड़ तंत्र हमने यहाँ पर भी देखा है जिसकी वजह से 9 लोगों की मौत हुई है। सर सवाल यह है कि इस भीड़ तंत्र के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि ये अखलाक की जो मौत हुई थी उसके बाद से ही हम लगातार देख रहे हैं कि भीड़ तंत्र लगातार इस लोकतांत्रिक देश में, जिसे लोकतांत्रिक देश कहा जाता है इंडिया को, उस पर भीड़ तंत्र आज ज्यादा हावी होने लगी है। सबसे बड़ी वजह किसे कहा जाए?
गीची मैं एक थोड़ी सी बात पे मैं थोड़ा आपसे, क्योंकि हम आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफर करूंगा। 9 हत्याएं पहले से सोच के नहीं की थी इन्होंने। वो 9 हत्याएं जिस वक्त भी तांत्रिक जब कार्रवाई हुई है, 2 धड़े आमने सामने भिड़ गए हैं, तो उस वक्त मारामारी, उस वक्त ये खून खराबा हुआ है। हालांकि किसान उसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन ये जो भीड़ तांत्रिक है, ये जरूरी किसानों के ऊपर से नहीं हमें उम्मीद करते। जी कोई भी ग्रुप जो है, अगर बीजेपी के लोग जो है अपनी लोकतांत्रिक प्रथा भूल के अगर वही भीड़ तांत्रिक प्रथा के ऊपर आ जाते हैं, तो ये इल्जाम उनके ऊपर लग रहा है। अब सवाल आता है कि वहां पे जो हत्याएं हुई हैं, हत्याएं क्यों हुई हैं? क्योंकि गीजी ये पहली सिचुएशन आई है। हरियाणा में हमेशा पुलिस वर्सेस किसान होते थे। पुलिस वाज एन ऑर्गेनाइज्ड फोर्स। यहाँ पे दोनों अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स थे, किसान भी और बीजेपी भी, दोनों अनऑर्गेनाइज्ड, दोनों लीडरलेस ग्रुप थे, दोनों एक तरह से बिल्कुल मदहोश थे। एक ने छेड़ा और दूसरे के दिल में, हाँ आपने पूछा कि ये क्यों भीड़ तांत्रिक होती है, जी उसका कारण है। जब भी मन में बहुत टाइम से रोष एक चलता रहा हो और उस रोष का आगे कोई उद्देश्य, उस रोष का आगे कुछ वो मंजिल हशर ना दिखता हो, तो उस वक्त फिर भीड़ के मन में जो रोष है निकालने का जैसे ही मौका आता है, तो वो हमेशा हिंसा के रूप में ही आता है। ये आप कहीं भी देख ले, अमेरिका में भी देख ले, अमेरिका में भी आज से 150 साल पहले लिंचिंग जब होती थी कालों के खिलाफ, तो गीची क्या था, गोरों के मन में एक कुछ ऐसी भ्रांतियां, एक ऐसे विचार प्रथाएं बनी हुई थी उनके प्रति, लेकिन उनको कोई बाहर जो आउटलेट नहीं मिलता था। जैसे उनको आउटलेट मिलता था, गीची वो हिंसा करते थे। तो आज यूपी में जो हुआ है, इन्होंने हरियाणा मॉडल को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन उसमें मिसिंग पॉइंट क्या था कि हरियाणा में किसान अंडर कंट्रोल था, डिसिप्लिन था, और पुलिस जो थी वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप थी, लेकिन अंडर ऑर्डर थी। लेकिन यहाँ पे एवरीथिंग हैपेंड सो सडनली, किसानों को नहीं पता था कि ये बीजेपी वाले आके करेंगे, और बीजेपी वालों को ये नहीं पता था कि सिचुएशन इस तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। आज देखो गीजी, बड़े से बड़े नेता आके बीजेपी वालों की वो झूठ बोल रहे हैं। कानून की हर प्रणाली को इन्होंने ताक पे रख दिया। कभी आज तक देखा कि हत्या हुई हो कहीं पे और वो कहते हैं जी इंक्वायरी पहले होगी, हम पकड़ेंगे बाद में। गीत जी, हत्या जहां होती है वहां पहले ही हत्यारों को पकड़ा जाता है, या जिनके ऊपर सस्पेक्ट जिसको कहते हैं, सस्पेक्ट्स को पहले पकड़ा जाता है, फिर इंक्वायरी होती है, फिर चार्जशीट कोर्ट में पेश होती है, फिर जज कहते हैं कि हाँ इस चार्जशीट के बेस पे इस सस्पेक्ट के खिलाफ कुछ नहीं है, इनको छोड़ा जाए। जी यहाँ तो उलट चल रहा है सारा कुछ। क्यों? बीजेपी का ही राज है, होम मिनिस्ट्री भी उनकी, पुलिस भी उनकी, कायदे कानून भी उनके। धन्यवाद गीत जी, बस मेरे को यही एक अंतर बताना था कि किसान आज भी वहां पे लोकतांत्रिक प्रथा और मानसिकता से ही कहते, लेकिन आगे से उनको जो लोग मिले वो भीड़ तांत्रिक के लोग मिले, और बीच में पुलिस नहीं थी। दैट्स व्हाई द थिंग्स वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। धन्यवाद जी, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, जो लौटेंगे स्ट्रेट टॉक पे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से शुरू किए गए आंदोलन, लेकिन उसमें होती मौतें, जिसमें आम लोग भी कभी कभी इसका निशाना बन जाते हैं, और इन तमाम मौतों के पीछे हम देखते हैं कि राजनीति भी जो है वो बहुत साफ गोई से अपना चेहरा बचा लेती है, क्योंकि इस राजनीति ने लोगों को भी भीड़ तंत्र में बदला है। और अगर हम ये सोचे कि कृषि कानूनों को वापस ले लेने भर से ही सारी चीजें सुधर जाएंगी, तो यकीनन हम एक ऐसे शायद मुकालते में जी रहे हैं जिसका अंत कभी शायद ना हो। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार गीजी जी सर, आपने एक सवाल किया कि ये भीड़ तंत्र का कारण क्या है। हाँ जी, उसका साफ साफ ये है
कि 2014 से लेके और 2019 तक हमारी पार्लियामेंट में क्रिमिनल्स की जो बढ़ावत है वो 34 से 40% हो गई है। अब खतरे की बात यह है कि जब हमारे एमपीज 40% क्रिमिनल बैकग्राउंड के आएंगे तो उनकी सोच में फर्क आ जाएगा। वो डेमोक्रेसी में नहीं सोचते, वो मार-धाड़ में सोचते हैं। और जो कुछ हिंदुस्तान ने 54 साल में वृद्धि की थी वो हर चीज का तहस नहस करके जाएंगे। अब होता क्या है कि ये किसी भी बात का हल ढूंढते हैं तो मार धाड़ में ढूंढते हैं। ये जो है भीड़ तंत्र का वजह और उसके ऊपर सोने में सुहागा हमारा सुप्रीम कोर्ट। देखिए वहां पे केसेस इतने पुराने पड़े हुए हैं, किसी केस पे तुरंत फैसला नहीं होता है। हाँ जी। जो नए नए केस आते हैं और जिसको वो जरूरत समझते हैं कि उस पे हमें एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, वो कोर्ट में दाखिल हो जाते हैं। कोर्ट कहता है कि हमारे पास वकील नहीं है, वकील जजेस नहीं है हमारे पास, सॉरी, और जजेस को अपॉइंट करने के लिए सरकार का काम है। सरकार वो जजेस देती नहीं उन्हें। 10-10 साल के केस पड़े हुए हैं। अभी देखिए ये किसान के केस में कोर्ट ने एक और गलत स्टेटमेंट दिया कि भाई फार्म लॉस के ऊपर तो स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, फिर आप ये मुजाहरा क्यों करते हो? ठीक है, फार्म लॉ पे स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, लेकिन स्टे ऑर्डर तो कभी भी रद्द हो सकता है। तुम फैसला क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, वो लफाफा बंद पड़ा है तुम्हारे पास, ये स्टेटमेंट देते हो कि स्टे ऑर्डर पड़ा हुआ है। ये भी गवर्नमेंट की प्रेशर में आके आपने स्टेटमेंट दे दी। आप कैसे जज हो भाई? आप क्यों नहीं फैसला करते? या इधर या उधर, और ये ह्यूमन राइट्स आपको नजर नहीं आता है? अब देखिए जो हमें क्लिपिंग दिखा रहे हैं चारों सारे न्यूज वाले, उसमें जो किसानों ने लोग जख्मी खेतों में पड़े हो उनको ऊपर डंडे मार रहे हैं, लेकिन जो मोटरें कारें जो पीछे से आई हैं और उन्होंने किसानों को रोंदा है वो नहीं दिखाते। तो एक तरफा रिपोर्टें नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक रिपोर्टर ऐसा है जो मौजूदा हालात में जाके रिपोर्ट देता है, लेकिन वो अलग आती है, ब्लॉग में आती है, सब लोग उसको नहीं देखते। और जो लोग हमारी सरकार के हमायती हैं वो कहते हैं साहब ये तो सब गलत रिपोर्टें हैं। तो लोगों के दिमागों को इन्होंने हिला के रख दिया है। लेकिन ये जो भीड़ तंत्र का फैसला है, ये मसला जो है वो इसी तरह से हल होगा कि हमें आने वाली इलेक्शंस में ये करें कि जो आदमी कॉन्स्टिट्यूएंसी का रहने वाला ना हो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता वहां से। जिससे क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी से रहने वाला लोगों को पता होता है ये आदमी कौन है कौन नहीं है। अगर वो अच्छा नहीं है तो लोग उसको वोट नहीं देंगे। तो अच्छे लोग इस तरह से आएंगे बाहर, जान पहचान के होने चाहिए। हम मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बंदा आसाम से आता है और खड़ा होता है और जीत के चला जाता है, मेरा उससे क्या ताल्लुक? मैं कहाँ उसको आसाम में जाके ढूंढूं? तो ये जो चीजें हैं ये हमको बदलनी पड़ेगी, लेकिन ये बदलेगा कौन? ये सरकार तो बदलेगी नहीं, क्योंकि इनके ये हित में नहीं है। इनके हित में ये गुंडागर्दी और ये है। अब पुलिस क्या करती है? पुलिस जो है ये चंबल के डाकू हैं यूनिफॉर्म के अंदर, कुछ भी कर लें, सब जायज है। तो ये मानसिकता जो है ये बदलनी पड़ेगी। हमारे बंदे मरते हैं,
पी के मरे या किसानों के मरे या गरीब के मरे या अमीर के मरे, एक बंदे की जान गई है भाई, तुम्हें तरस नहीं आता है? कहां जा रहे हैं हम लोग? ये हमारी सोने की चिड़िया कहां चलेगी? हम क्यों कहते हैं कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी? हमने मजाक बना दिया हिंदुस्तान का। वी आर नो मोर डेमोक्रेटिक, वी आर ऑटोक्रेटिक कंट्री नाउ। डिक्टेटरशिप है यहाँ पे। ये लोगों को समझ नहीं पड़ेगी। ये तख्ता जब तक नहीं पलटेंगे इनको समझ नहीं आएगी। और जितनी जल्दी हो इनको एक एक करके सब जगह से बीजेपी को भगाओ। ये लोग हमारे को पागल कर देंगे। ये सब खून खराब करके जाएंगे। हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया था या जहां हम तरक्की कर रहे थे उसको बर्बाद करके चले जाएंगे। लेकिन सर ऐसा भी तो नहीं कहा जा सकता ना कि डेफिनेटली लोकतंत्र तांत्रिक देश में जब हम आज भीड़ तंत्र की लगातार बात कर रहे हैं तो इस भीड़ तंत्र में शामिल सिर्फ उस पार्टी के ही लोग हैं, ऐसा भी तो नहीं कहा जा सकता ना। लेकिन कारण भी तो देखिए ना, राजनीति से जोड़कर इसे जरूर हम देख रहे हैं। मुझे गुस्सा आया तो क्यों आया भाई? आपने छेड़ा तो आया ना। नहीं बिल्कुल, राजनीति से हम जोड़कर इसे सर देख रहे हैं क्योंकि आज बड़ी वजह इसे राजनीति ही करार दिया जा रहा है कि ये जो चीजें हो रही है राजनीति इसकी सबसे बड़ी वजह है। लेकिन सिर्फ एक पार्टी को निशाना बनाकर हम अपनी बात को इस तरीके से रखें, क्या शायद सर वो सही है? राजनीति से जरूर से जोड़कर माफी चाहता हूँ, ये पार्टी ही गलत है। ये साबित कर दिया इन्होंने। देखिए मेरे फादर साहब ने 1940 में कहा था कि 3 जो लोग हैं उनके पास रिश्ते कभी नहीं करना। एक पुलिस वाला, एक वकील और एक डॉक्टर। ये तीनों की फीस का कोई इंतहा नहीं होती। अब देखिए कचहरियों में क्या करते हैं हम अपनी अपनी धार्मिक किताबों पे हाथ रख के कहते हैं, कसम खाते हैं कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, और उसके बाद जितना झूठ उगलते हैं वो तो आप ही जानते हैं। क्या क्या फायदा हुआ ये किताब पे कसम खाने का? कचहरी में तो मैंने आज तक किसी को सच बोलते देखा ही नहीं है। ये कचहरी वचहरियां बंद कीजिएगा साहब, इनसे कुछ फैसला नहीं होने वाला जब तक हम खुद ना बदलेंगे। और ये पार्टी तो बिल्कुल निखरदी है, इसमें कुछ नहीं रखा अब। ठीक है सर, ये नंगे हो चुके हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। भारतीय संविधान में बिगड़ती हुई ऐसी भयानक स्थिति में आपातकाल की व्यवस्था का प्रावधान किया तो गया है, जैसा जिक्र प्रोग्राम के बेहद शुरुआती में मैंने किया था, लेकिन अंततः राष्ट्रीय और सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च मानते हुए देशवासियों के अधिकारों का सम्मान करते हुए शासन को आपातकाल लगाने का एक कठोर निर्णय शायद आज लेने की जरूरत है, नहीं तो ऐसी ही भीड़ तंत्र हावी होती रहेगी। इसलिए वर्षों से देशद्रोहियों के बढ़ते हुए दुस्साहस को भी नियंत्रित करने के लिए एक आपातकाल स्ट्राइक, एक इमरजेंसी स्ट्राइक तो शायद करनी आज बनती है। आज सत्ता सुख के वियोग में तथाकथित सो कॉल्ड विरासती नेताओं की तड़पती हुई महत्वाकांक्षा, उनकी एस्पिरेशंस, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र और न्याय तंत्र का आज हनन जरूर हो रहा है और सरकारें भी आज सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई हैं। इस तरह की हिंसा की शुरुआत साल 2015 में ग्रेटर नोएडा से लगे दादरी इलाके में बीफ खाने के संदेह में एक बड़ी और उत्तेजित भीड़ ने अखलाक अहमद की पीट पीट कर हत्या कर दी थी और उसके बाद से ये प्रचलन में आया और आए दिन ऐसी घटनाएं होने लगीं। और पिछले साल 2017 में भी झारखंड के रामगढ़ शहर के अलीमुद्दीन अंसारी नाम के व्यक्ति की भी, जिन्हें एक भीड़ ने सरेआम पीट पीट कर हत्या कर दी थी। और इस मामले को कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए 11 व्यक्तियों को दोषी मानकर उम्र कैद की सजा सुनाई। विडंबना यह है कि इस मामले में स्थानीय नेता भी शामिल थे, क्योंकि हम राजनीति से इस भीड़ तंत्र को जोड़कर देख रहे हैं। विडंबना यह है कि ये जो पिछले केसेस हमें देखने को मिले हैं, इस मामले में भी स्थानीय नेता ही शामिल थे, लेकिन जब मामला रांची हाईकोर्ट पहुंचा था तो कोर्ट ने इन लोगों की सजा पर स्टे लगाकर जमानत देकर इसे रिहा कर दिया। और ये मामला तो तब गरमा दिया गया जब इतनी शर्मनाक कृत्य के बाद नेताओं ने माला पहनाकर भाजपा के ही कुछ नेताओं का स्वागत किया था। मतलब ये कि भीड़ तंत्र की बर्बरता की आज हद होती जा रही है।
चिंता का विषय तो यह है कि समाज के युवा भी इस पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, जो इस भीड़ तंत्र का हिस्सा होकर उन्मादी हो जाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं। गुस्सा किस बात को है शायद वो खुद नहीं जानते, लेकिन पत्थर फेंकने हैं, लोगों के सिर फोड़ने हैं, लेकिन वो इस पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। गंभीरता से लेते हुए सरकार को शायद इस पर सशक्त कानून बनाना ही चाहिए, ताकि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। लखीमपुर खीरी हिंसा में भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला है। वो भीड़ तंत्र कहां से आया, कौन लोग थे इसमें शामिल, इसकी तह तक जाना आज देश के लिए जरूरी है, नहीं तो ये देश के लिए ऐसे ही चिंता का विषय बना रहेगा और लोकतांत्रिक देश पर धब्बा जरूर लगाएगा। इसी नोट के साथ लेंगे इजाजत। स्ट्रीट टॉक में आज के लिए इतना ही। जासिंदी की बाकी प्रोग्राम देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।